बहुत बार स्टूडेंट्स एक बॉडी सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो उनको सीखना बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। और मालूम है वो सिस्टम कौन सा है? एंडोक्राइनोलॉजी। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें होता है हॉर्मोन्स। और दो ही तरह के डिजीज़ होते हैं, या तो हॉर्मोन्स के कम होने की वजह से या हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एंडोक्राइनोलॉजी समझ में ही नहीं आती। तो चलिए, आज आपको मैं एंडोक्राइनोलॉजी आपकी ही लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करती हूँ। आज के बाद शायद आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रही है, वो हार्मोन क्या काम कर रहा है ना। और जो है दूसरी चीज़ है, एक क्लैरिटी होती है ना नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, वो भी अच्छे से पता चल जाएगा। और कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हर एक ही ग्लैंड को कंट्रोल करती है और इसके हॉर्मोन्स को कैसे याद रख सकते हैं, ये सभी चीज़ें एक एक करके आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब मैं स्टार्ट करूं तो जैसे जैसे मैं ऑडियो यूज़ करूं तो आप अपने विजुअल्स के सेंस को यूज़ करते हुए डायग्राम निकाल कर बैठ जाएं बुक में या फिर टैब में, और अंडरस्टैंड करते जाइए। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है ना। इंडो का मतलब होता है अंडर। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो अपनी सिक्रेशंस को हमारी बॉडी के अंदर ही छोड़ती है, यानी कि हमारे ब्लड में अपनी सिक्रेशंस को पोर करती है। दो तरह की ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड ऑफ कोर्स एक मिक्स ग्लैंड भी होती है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि पैनक्रियाज है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वो है जो अपनी सिक्रेशंस को ब्लड में ना फेंक के हमारी बॉडी के और पार्ट में फेंकती है, जैसे कि स्वेट्स ग्लैंड होगी, है ना। वो अपनी सिक्रेशंस को किसके ऊपर छोड़ती है ना। सेलिब्री ग्लैंड हो गई, वो अपने सिक्रेशंस माउथ में छोड़ती है। बहुत सारी जीआई सिस्टम में ग्लैंड्स है जो अपनी सिक्रेशंस हमारे गट में फेंकती है, लेकिन ये सिक्रेशंस हमारी बॉडी में नहीं जाती हैं, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग ज़्यादा गैस्ट्रो में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हो गई जो अपनी सिक्रेशंस ब्लड में फेंके। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, इनके सिक्रेशंस को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स में सच बताऊँ ना, तो हमारी बॉडी हमारी जो बॉडी है ना, ये कठपुतली है। और हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो मैकेनिज्म होती है ना, वो हॉर्मोन्स है। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो गलत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को आप बहुत सारी डिजीज़ से जूझते हुए देखेंगे जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और साफ साफ पता चलता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। और इंडोक्राइनोलॉजी बहुत ही ब्लूमिंग फील्ड होती है, इन फ्यूचर मे बी एंड करंटली ऑल्सो इट्स ब्लूमिंग। तो सबसे पहली चीज़, जब जब भी आप इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हॉर्मोन्स के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे मैं आपको ग्लैंड्स पढ़ाऊँगी, हॉर्मोन्स के फंक्शंस को बताऊँगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत सारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करती हैं। इनका रोल हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत होती है। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा पार्ट है ना। इसका पता हमें तब चलेगा जब हम थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी में थायराइड ग्लैंड्स की डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, है ना। सिमिलरली ये हमारी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन बहुत बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। मेटाबॉलिज्म को फास्ट भी कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्पफुल होते हैं, और हमारी रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमारे ओवरीज हैं या टेस्टिकल हैं,
तो बेसिकली वो भी एक तरह के ग्लैंड्स हैं, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक एक ग्लैंड का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती हैं। अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके 3 नाम होते हैं, जो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से मिल जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है ना कि अगर एंडोक्राइनोलॉजी आना चाहिए ना, तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ना पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ बेसिकली सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रेन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसका एक पार्ट इंटीरियर पार्ट है, एक मिडिल और एक है पोस्टीरियर पार्ट। इसका जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। पिट्यूटरी के 3 नाम होते हैं ना, एक को ऑफकोर्स पिट्यूटरी होता है एक, और दूसरा जो नाम होता है वो है हाइपोफिजिस, एंड तीसरा नाम है वो है मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, उनके जो सिक्रेशंस हैं वो कितनी निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, ये सब जो है वो डिसाइड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हुआ ना मास्टर ग्लैंड। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें से हमारे पास एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है, जो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो कि गोनाड्स की सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, जिसके अपने फंक्शंस होते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो जिजेंटियम है, जैसे आप ग्रेट खली को देखते हैं, उनके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ है, राइट। दैट्स वाई ही लुक्स लाइक दिस। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो मेलानिन आपकी स्किन के ऊपर आता है वो इसी से प्रोड्यूस होता है। फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि बहुत ही एक्टिव होता है प्रेगनेंसी टाइम में या डिलीवरी के बाद। उसके बाद है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, है ना, सोमैटोट्रॉपिक एंड स्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ कंट्रोलिंग द सिक्रेशंस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो ये हार्मोन होते हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहे हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं ना, उनके वो ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हुआ तो ये मत समझिएगा कि केवल पिट्यूटरी तक ही सीमित रहेगी। आपके बॉडी पार्ट्स का हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए कई बार हेड इंजरी वाले पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। अगर पिट्यूटरी में चोट लग जाए तो अब पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा, है ना। अब मैं आपको बताऊं, हमारे घर में जो होती हैं, जो मम्मी, वो सबको कंट्रोल करती हैं, बट मम्मी को कंट्रोल कौन करेगा? तो वो होती है नानी। तो बेसिकली हमारे ब्रेन में अगर पिट्यूटरी मम्मी है तो नानी कौन है? वो है हाइपोथैलेमस। ऐसा माना जाता है कि हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन्स के वया कनेक्शन है विद द पिट्यूटरी, एंड द हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के सिक्रेशंस को। और हाइपोथैलेमस को हम लोग जो है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को याद करना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मोटे मोटे तौर पे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। पहला है एंटीडायोटिक हार्मोन्स और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब एंटीडायोटिक का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। अब जो एंटीडायोटिक
हॉर्मोन्स होता है इसका क्या काम है? आपके बॉडी में फ्लूइड और सोडियम को रिटेन करना, इसके यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ करना, क्योंकि ये एंटीडायोटिक है। और इसका नाम वैसोप्रेसिन इसलिए दिया गया क्योंकि ये हमारे डायमीटर को छोटा करने में हेल्पफुल होता है। जब भी आपके बॉडी में बीपी लो होगा तो एडीएच रिलीज़ होगा। अब ये जो एडीएच है वो क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दूसरा फ्लूइड और सोडियम की रिटेंशन करता है। तो दोनों जो चीज़ होती है वो हाइपोटेंशन से हमारी बॉडी को निकालने में हेल्पफुल होती है। और दूसरा जो हार्मोन है विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है उसको हम लोग मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लेबर हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो लेबर का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन लेबर इंड्यूस करता है। ये तो हो गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या फंक्शंस हैं और इससे क्या क्या सिक्रीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ थायराइड ग्लैंड। क्योंकि ब्रेन से नीचे आ रहे हैं तो नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड अगर आज समझ आ जाती है तो आपको जो है हाइपो और हाइपर थायरोडिज्म समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी जो ठुड़ी होती है उसके जस्ट नीचे बीच में सिचुएटेड होती है आपके एयरवे में। मतलब आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसके रास्ते में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, आपके ब्रेन्स के डेवलपमेंट्स अच्छे से हो रही है ना, तो लेट मी करेक्ट यू, ग्रोथ एक निश्चित टाइम तक होती है बट डेवलपमेंट सारी उम्र तक होती है। तो सारी उम्र के लिए हमें थायराइड हार्मोन्स इम्पोर्टेंटली चाहिए होता है। ये ग्लैंड इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करती हैं। एक होता है T3 जिसको हम लोग बोल देंगे ट्राईआयोडोथायरोनिन, और दूसरा होता है T4 जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन, और तीसरा जो हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बोले तो कैल्शियम, कैल्सी मतलब कैल्शियम, एंड टोनिसिटी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। तो नाम से ही पता चल गया है कि कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन पे असर डालता होगा ब्लड में। तो हमारे पास 3 तरह के हार्मोन्स होती हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो चलिए अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स करते क्या हैं। तो बहुत आसान है इसको समझना। जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं ना वो हमारे मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं। मतलब इनका क्या काम होता है, जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना उसको कैटाबॉलिज्म इंड्यूस करना। मेटाबॉलिज्म 2 तरह के का होता है, वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड अदर इज़ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ी बनाना, जैसे एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाना, उस चीज़ में एनर्जी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। और एक प्रोटीन को तोड़ देना मतलब एमिनो एसिड में, दैट इज़ कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। जोड़ने को एनाबॉलिज्म बोलते हैं जबकि तोड़ने को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जितने भी थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो कैटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म होनी है तो थायराइड हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो आपके शरीर में कभी भी मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं रहेगी। आप एक चीज़ याद कीजिए, जब भी आप थायराइड हार्मोन्स बढ़ते हैं तो आपको हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉन्सेप्ट कभी भी भूलिएगा। अगर आप एक चीज़ याद रखोगे तो आपको मालूम है ना कि एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है साइकेट्री में। एक टाइम पे पेशेंट मैनिया में जाता है, एक टाइम पे डिप्रेशन में जाता है। सिमिलरली अगर आपके पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है ना, तो यानी कि थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएगा ना, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा ना, तो आपके पेशेंट में जो है ज़िंदगी का सब कुछ एकदम स्लो हो जाएगा। आप एक स्नेल को इमेजिन कीजिए और आपका पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स है वो स्लो हो गया ना, कम हो गया ना, तो ख़त्म हो गया, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, है ना, सब कुछ स्लो हो जाएगा। और आप ये इमेजिन कीजिए थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हो गया ना,
जब थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज़ हो गए, अगर थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज़ हो गए तो क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। तो आप माइनिया के पेशेंट को इमेजिन कीजिए, आपके बॉडी का सब कुछ फास्ट हो रहा है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपका दिल बहुत फास्ट धड़क रहा है, आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है? तो एवरीथिंग विल बी टुवर्ड्स अप। तो आपको एक तरह से बहुत ही इरिटेबल, बहुत ही एक्साइटेड तरह का पेशेंट दिखेगा जब थायराइड हार्मोन्स एकदम हाई हो जाते हैं, तो क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं, ठीक है? तो मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि जो हाइपर थायरॉयडिज्म है वो रैबिट है, जैसे रैबिट बहुत तेज़ तेज़ दौड़ता है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो स्नेल है जो कि बहुत ही स्लो हो रहा है, राइट? तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, उसकी सिक्रीशंस को रेगुलेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना थायराइड हॉर्मोन्स हम लोगों को चाहिए? देखिए, पूरी जो एंडोक्राइनोलॉजी है ना, उसकी एक ब्यूटी आप लोग याद रखना। अगर आपको हॉर्मोन्स का फंक्शन पता है ना, तो आप उनके जो डिजीज़ हैं समझ पाएंगे। अगर आपको इनिशियली यही नहीं पता है कि थायराइड हॉर्मोन्स करते क्या हैं, तो आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा कि इनके डिफिशियंसी या एक्सेस से क्या डिजीज़ होती है, ओके? तो अब जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये तो पता चल गया है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, लेकिन थायराइड हॉर्मोन्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है? तो चलिए अब समझना है निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? लेट अस सपोज कि मेरी थायराइड हॉर्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इतने होने नहीं चाहिए जितने प्रोड्यूस कर रही है, और मेरी पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेरी थायराइड ग्लैंड को बोलती है और थायराइड प्रोड्यूस करो, है ना? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है वो हमारी थायराइड ग्लैंड को इंड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन। इफ माई थायराइड ग्लैंड इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? निगेटिव फीडबैक शुरू करेगी, मतलब वो टीएसएच के लेवल को ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देगी। अगर टीएसएच डिक्रीज़ होगा तो इस तरह से हमारी बॉडी सोचेगी कि अगर मैं टीएसएच को डिक्रीज़ कर दूं तो जो एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज़ होगा वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन बनाने के लिए टीएसएच कुछ चाहिए, है ना? अगर टीएसएच की सप्लाई पीछे से कम कर दोगे तो ऑब्वियसली जो है T3 एंड T4 जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपकी पिट्यूटरी ने बोल दिया कि अब और हार्मोन्स प्रोड्यूस मत करो, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दिया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब होता है? जब हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। लेट अस सपोज मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब मेरी थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, इसी को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। लेकिन कभी कभी आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने जाओगे ना, देखना टीएसएच जो है प्राइमरीली टेस्ट होता है, हार्मोन थायराइड ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन निगेटिव फीडबैक की वजह से मेरी जो पिट्यूटरी है वो टीएसएच कम प्रोड्यूस कर रही होगी। इसका मतलब जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो टीएसएच लो होता है, और जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो टीएसएच हाई हो जाता है। तो टीएसएच की वैल्यू ज़्यादातर ये डिसाइड करती है कि आपका हाइपो में है पेशेंट या फिर हाइपर में है, राइट? आपका जो शरीर है वो हाइपो में है या हाइपर में है। तो अगर मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T3 T4 विल बी हाई एंड TSH विल बी लो। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज माय थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हार्मोन। जब मेरी थायराइड ग्लैंड
जो है हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, तो मेरी पिट्यूटरी क्या करेगी? टीएसएच ज़्यादा प्रोड्यूस करो, सो डैट हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने को बोलेगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। माई पिट्यूटरी ग्लैंड गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक in the form of TSH to tell my thyroid gland to produce more hormone. तो पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगी, एंड हेंस माय थायराइड ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर हार्मोन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक. इसका मतलब हुआ कि कभी भी आप हाइपोथायरॉयडिज्म में हैं तो आपका टीएसएच हाई में मिलेगा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म टीएसएच लो, हाइपोथायरॉयडिज्म टीएसएच हाई. तो इस तरह से आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है. अब तीसरा हार्मोन की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड के तीसरे हार्मोन की, विच इज़ कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन, है ना. अब कैल्सिटोनिन क्या करता है? इसका सीधा साधा काम है आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करना, लेकिन इसका रट्टा नहीं मारना है, इसके रैशनल को समझिए. जो कैल्सिटोनिन होता है ना, वो आपके ब्लड में से कैल्शियम को खींचकर आपके बोन्स को लगाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जितने भी होते हैं उसका मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ग्रोथ में आपकी हाइट भी आती है. अब कैल्सिटोनिन आपके ब्लड में से कैल्शियम को खींचकर आपकी हड्डियों पे लगाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जितने भी होते हैं उनका मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ग्रोथ में आपकी हाइट भी आती है. अगर कैल्सिटोनिन आपके ब्लड में से कैल्शियम को खींचकर आपकी हड्डियों पे नहीं डिपॉजिट किया तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी. ठीक है, तो कैल्सिटोनिन क्योंकि उसको ब्लड से कैल्शियम लेना है और हड्डियों को देगा, तो ब्लड में जितना भी फ्री कैल्शियम होता है उसके अमाउंट को ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगा. इसलिए हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करेगा. तो अभी आपके तीन हार्मोन्स क्लियर हुए ना. T3 T4 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है, इवन कैल्सिटोनिन भी वही करता है. T3 T4 अगर ज़्यादा हो गया तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जबकि TSH लो हो जाता है. अगर T3 T4 लो हो गया तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और TSH हाई हो जाता है. और कैल्सिटोनिन ब्लड में ब्लड लेवल को डिक्रीज़ करेगा. यहाँ तक आई होप सब क्लियर हो गया. अब थायराइड के साथ ही एक और ग्लैंड होती है ना, जो थायराइड के पेरिफेरी में होती है, विच इज़ कॉल्ड एज पैराथायराइड ग्लैंड. अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसके साथ ही थायराइड ग्लैंड होती है, और इसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड एज पैराथॉर्मोन. अब जो पैराथॉर्मोन होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कैल्सिटोनिन का उल्टा. अगर कैल्सिटोनिन आपके ब्लड को डिक्रीज़ कर रहा है तो पैराथॉर्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है. अब बताओ ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है भाई. अगर कैल्सिटोनिन को खुला छोड़ दो ना तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, मतलब वो हड्डियों को ही बढ़ाता रहेगा. आपके ब्लड में भी कैल्शियम चाहिए ना. यू नीड टू सी ए पॉजिटिव फॉर द मसल्स कंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. अगर सिर्फ कैल्सिटोनिन वर्क करेगा तो आपके ब्लड में तो हमेशा कैल्शियम की डिफिशियंसी रहेगी. तो ऊपर वाला जो करता है ना हमारी बॉडी में बहुत सोच समझ कर करता है. तो कभी भी आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होता है आपकी बॉडी में, तो पैराथॉर्मोन जो है ज़्यादा रिलीज़ होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड. ऑन द contrary to that, calcitonin will decrease the calcium level in your blood. तो इस तरह से पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन में टग ऑफ वार चलता रहता है, और उस टग ऑफ वार में हमें फ़ायदा होता है कि हमारा कैल्शियम लेवल हमेशा न्यूट्रल है, विच इज़ फ्रॉम 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ये नॉर्मल अमाउंट है. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है एड्रिनल ग्लैंड.
अब नाम से ही पता चल रहा है, एड्रीनल। एड्रीनल का मतलब क्या है? किडनी के हेड के ऊपर ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है, क्योंकि हमें दो किडनी होती है तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो ही होगी। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो इस शेप में होती है। तो इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक आउटर पार्ट को एड्रिनल कॉर्टिक्स बोलते हैं, जबकि मिडिल पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। इनर हो गया तो मेडुला और आउटर हो गया तो कॉर्टिक्स। अब जो एंडोक्राइनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंटली आपके एग्ज़ाम में आता है, वो इसका कॉर्टेक्स यानी कि बाहरी हिस्सा आता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ना, बेसिकली इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसका हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, क्योंकि कॉर्टिक्स से निकल रहा है तो कॉर्टिको, और ये एक एस्ट्रॉइड है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब जो एड्रिनल कॉर्टिक्स से जो हार्मोन निकाल रहा है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरा है सेक्स हार्मोन, इसेंशियली टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली जो ग्लूको और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं उसका क्या फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन का क्या है, जो मेडुला होता है उसमें से कौन हार्मोन निकलता है, जो मेडुला है उसमें से जो दो निकलता है, एडीआर और नॉन एडीआर, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जिसको आप लोग बोल देते हो, और ना ये हार्मोन सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। बेसिकली इनको ट्रिपल एफ बोल देते हैं हम लोग, ट्रिपल एफ हार्मोन, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है, हमें डर वाली सिचुएशन होती है ना, या हम फ्लाइट में बैठे होते हैं, उस टाइम जो बटरफ्लाई चलती है हमारी स्टमक में, वो इन्हीं के चलाई हुई होती हैं। जो एडीआर और नॉन एडीआर होती है, बेसिकली ये जो हॉर्मोन्स होती हैं इनको भी हम लोग साइड में कर देंगे, और आज जो एसेंशियली हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे मिनेरेलो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन के बारे में, जो कि एक कॉर्टेक्स से निकलता है। जो मिनेरेलो कॉर्टिकॉइड है उसका क्या काम होता है, देखिए, जिसे नाम से पता चल रहा है मिनेरेलो कॉर्टिकॉइड। जो कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड होते हैं ना, कई बार बहुत सारे लोग को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मैं स्टेरॉइड ले रही थी इसलिए वेट गेन हो गया। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जो स्टेरॉइड होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर की रिटेंशन करते हैं इफ़ टेकिंग क्रोनिकली, और इसकी वजह से वेट गेन होती है। अब देखिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ना, एज द नेम इट्स इंडिकेटिंग मिनरल्स स्टैंड फॉर द मिनरल्स टू मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सोडियम का रिटेंशन करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये आपके किडनी के नेफ्रॉन पर काम करेगा और सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शंस के मैनिपुलेट करके ये सोडियम को रिटेन करता है। और अगर आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन हो रहा है तो वाटर भी रिटेन होगा। सोडियम और वाटर दोनों रिटेन हो रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और आपका वेट गेन होगा। दिस इज़ व्हाट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज़ डूइंग। आपके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा हार्मोन जो सोडियम को रिटेन करेगा तो पोटेशियम को रिमूव करेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सोडियम और पोटेशियम दोनों रिटेन करे बॉडी, या तो पोटेशियम को रिटेन करेगी या सोडियम को, और जब भी ऐसा करेगी तो दूसरे वाले को बॉडी में से बाहर निकाल देगी, क्योंकि जो स्टेरॉइड होते हैं ना वो सोडियम को रिटेन करती है तो ये पोटेशियम को निकालेगी। इसका क्या हुआ, अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी में एक्सेस में होती है तो ऐसा पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया में जाएगा और साथ ही साथ हाइपोक्लेमिया में जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दूसरा टाइप हार्मोन्स दूसरा टाइप जो है हार्मोन्स का वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके बॉडी में ग्लूकोज को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है
तो ये आपके बॉडी में जो है हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। ये जो दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, मिनरलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों ही वाइटल हार्मोन्स होते हैं। ओके, ये इतने वाइटल हार्मोन्स होते हैं, अगर ये आपकी बॉडी में रिलीज़ होना बंद हो जाए तो आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए बायलैटरल एड्रीनालेक्टोमी कभी भी करते हैं तो सारी उम्र के लिए आपके हार्मोन्स रिप्लेसमेंट पे रहना पड़ता है। ठीक है। जो तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि सेक्स हार्मोन, इसके भी अपने काम होते हैं। मेल्स में तो जो प्राइमरीली सेक्सुअली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं, और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कभी भी टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से एक्स्ट्रा सिक्रेट होता है ना, तो उस सिचुएशन में आप फीमेल्स में बियर्ड देखते हो, है ना। ये वो फीमेल्स होती हैं जिसमें ये वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस हो जाता है, उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं कुशिंग डिजीज़। और अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिफिशियंसी हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं एडिशंस डिजीज़। तो यहाँ तक एड्रिनल ग्लैंड भी क्लियर हो गई। आई होप अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमारी आपको समझ में आएगी। वो नेक्स्ट पार्ट है पैनक्रियाज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक मिक्स ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसलिए ये बन जाती है ऑलराउंडर। पैनक्रियाज के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एंड पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की बात हम करेंगे। पैनक्रियाज के एंडोक्राइन की बात करें तो इसमें एक सेल होता है जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं। ये बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, है ना। अब जो इंसुलिन है ये वाइटल हार्मोन्स हैं, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? आपके ब्लड में ग्लूकोज को खींच के सेल के अंदर ले जाना। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपके ब्लड में से इंसुलिन रिलीज़ होता है तो वो आपके ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया करेगा, क्योंकि ब्लड में से ग्लूकोज लेकर सेल में डालना है। अच्छा, इंसुलिन का काम यानी यहाँ पर ख़त्म हो गया हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट नहीं, इंसुलिन का काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। इंसुलिन ब्लड को सेल के अंदर ले जाता है, साथ ही साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी सेल के अंदर लेकर जाएगा। तो अगर आपके ब्लड में से इंसुलिन रिलीज होता है तो सिर्फ आपके हाइपोग्लाइसीमिया बल्कि हाइपोसेलेमिया और हाइपोमेगेसीमिया हो सकता है। इफ़ रिलीज देन मोर क्वांटिटी देन दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर इंसुलिन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हार्मोन जो है हमारी पैनक्रियाज सिक्रीट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन इंसुलिन का उल्टा है। अगर इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है तो ग्लूकागोन कॉज करेगी हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागोन का काम होता है जो आपके फैट डिपॉजिट होते हैं ना, उसको स्टोर ग्लूकोज है उसका ये ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारी बॉडी के ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेंगे। ऑब्वियसली दोनों ही हमारे हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागोन के अपने इम्पोर्टेंस हैं। अगर आपके बॉडी में कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ऑफकोर्स आपका बॉडी नेम्स ग्लूकागोन। तो अभी आपने देखा कितने वाइटल्स हैं हमारे हार्मोन्स। तो आज आपने कितना कुछ सीखा। सो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। और भी इसी तरह सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।